हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। हमारा पिछला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहाँ कुछ कमी हो उसे भी आप बताइएगा। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और हम आप लोगों को मिसलेनियस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जैसा पिछले वीडियो पढ़ाए थे। इस जो कि क्लास 12 फाइनल क्लास, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, एवं जेई मेंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तरह तरह के क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, वीडियो को लास्ट देखेंगे तो आपको हर बातें अच्छे समझ में आएंगी ना। और इस प्रकार से हम आगे आपको पढ़ाते चलेंगे। आप लोग प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो पर मिलती रहें। ठीक है, तो देखें पहला क्वेश्चन ये आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। मॉडुलस फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1 से 5 x-3 का मॉड प्लस 1 - s का मॉड। इसका स्टूडेंट ध्यान से समझें। 1 से 5 x-3 का मॉड प्लस 1 - x का मॉड, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन है। ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट समझिए इसको। सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना होगा। जब लिमिट दी हुई हो तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये मॉड को डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं 1 से 3 में ये मॉड निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 से 3 तक जब रखेंगे 3 से कम रहेगा, 3 बड़ा रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मॉड निगेटिव बना देगा। और 3 से आगे 3 से 5 तक ये पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से ये इंटीग्रेशन इसके लिए भी होगा। तो इसके लिए क्या होगा, देखो 1 से 5 तक इसके लिए तो सभी में निगेटिव होगा। चाहे देखिए 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, सभी तो निगेटिव होता जाएगा। 3 रखेंगे तभी ऋण बड़ा रहेगा, 4, 5 सब बड़ा रहेगा। तो ये पूरे में इसके लिए जो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये मॉड हट करके निगेटिव लिखा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम मॉड आपको डिफाइन करके समझा रहे हैं। जैसे x-3 का मॉड है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसकी डिफिनेशन, इसको 1 से 3 के बीच में हो, इक्वल तक भी हो, ये इक्वल लगा दिया। तो 1 से 3 तक जब रहेगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, -x-3। ठीक है, समझ रहे होगे, क्योंकि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 से कम रहेगा, ऋण बड़ा रहेगा तो इसे निगेटिव हो जाएगा पूरा मान, इसलिए माइनस हो जाता है। और 3 से जब आगे चलेंगे, क्योंकि इसको 2 खंड में तोड़ना, 1 से 3 मतलब जितना यहाँ पर लिखा रहे क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट हो उसी में उसको ब्रेक किया जाता है। जैसे x-3 था तो इसे x-3 है तो x माने 1 से 3 तक में तोड़े। अगर x-2 लिखा होता मॉड में तो हम 1 से 2 फिर 2 से 5 आगे ऐसे तोड़े होते। क्रिटिकल पॉइंट तक में तोड़ा जाता है उस पॉइंट को। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये हो जाएगा। और दूसरा में उसी में और है, फिर 3 से चलेंगे, 3 लेस देन आर इक्वल x लेस देन इक्वल 5। तो 3 से जब आगे करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये मॉड अपना x-3 ऐसा डिफाइन हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखें। तो अब यहाँ लिखेंगे आप, तो इंटीग्रेशन जब 1 से 3 में करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 से 3 करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा ये मान, तो हम माइनस लगा दे रहे हैं यहाँ पर, x-3 dx ये हो जाएगा। फिर इसी में जब 1 से 3 हुआ, फिर 3 से 5 में जब तोड़ेंगे तो 3 से 5 प्लस में हो जाएगा, तो x-3 हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, dx लिखते चले। ये तो इसके लिए हो गया। अब यही इंटीग्रेशन इस पद में, इस मॉड में भी जाएगा। तो इस वाले में जब जाएगा, ध्यान दें, तो 1 से 5 में, तो आल में देखो 1 से 5 सभी में निगेटिव रहेगा। देखो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, अब 1 से स्टार्ट है तो सभी में निगेटिव हो जाएगा। 2 रखें, 3 रखें, सब में माइनस मिलता जाएगा, इसलिए स्टूडेंट माइनस लगा दिया। जो प्लस है ये माइनस कर देते हैं, यानी ये 1 - x मॉड हट जाएगा और dx। इस प्रकार से ये है, इसको समझिए इधर की बात को। अब इसका ये माइनस लगा है, इक्वल कर दें ऐसा। ठीक, अब इंटीग्रेशन करना है, इसको करिए। देखिए ये माइनस ही है, इसको पढ़ा रहने दीजिए। अब इसमें तो इसको अलग मत करिए, क्योंकि सीधा तो हो ही जाएगा भाई, x ही है तो आप जानते हो, कोई स्क्वायर तो है नहीं इसमें, तो सीधे आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
एक्स माइनस 3 का 1 एक है, यहाँ पर एक मानते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा और उतने से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। लिमिट कितनी चढ़ेगी, ये हो जाएगा 1 से 3 की लिमिट चढ़ जाएगी एक्स। ठीक है, या तो अलग कर सकते थे, एक्स का अलग 3 का अलग, तो इसमें अगर स्क्वायर होता तब तो हम अलग करना ही पड़ता, क्योंकि इसकी डिफरेंशियल तो एक ही आएगा, तो इसलिए इसको कर सकते हैं, इसको जानते हैं आप लोग। ये हो गया। फिर इसमें आइए, इसमें ये भी इसी प्रकार से होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 + 1 इतना पद जुड़ जाता जानते हो, बाई 2 हो जाएगा। और लिमिट 3 से 5 की लिमिट चढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। फिर आगे देखिए, इस वाले में आप देखिए, यहाँ जब करेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, कर तो उस प्रकार सकते हैं लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो या तो आप माइनस पूरा कर दीजिए तो प्लस बना दीजिए। अगर हम प्लस कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5। क्लियर हुआ। हमने इसको इसलिए कह दिया माइनस लगा दिया, माइनस प्लस बना दिया ताकि हमें माइनस ना लाना पड़े, वो तो एक्स भी आ जाएगा, आप जानते ही हो। तो एक हुआ तो आप इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर n का, तो क्या होता है, जितना पावर होता है उसमें एक जुड़ जाता है और उतने से डिवाइड हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से जानते हो। अब इसमें वैल्यू रखनी है ना, अपर लिमिट एक्स की में, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो रखिए स्क्वायर है यहाँ पर माइनस, सावधानीपूर्वक रखेंगे। अच्छा, ये 2 है आपका, ये 2 तो निकल जाएगा है ना, इस 2 कितने बार निकलेगा, पावर 3 है, ये 2 तो बाहर कर दीजिए, तो 1/2 आप बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ रखेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जैसे 2 तो ये बाहर कर देंगे ना, ये पावर इसमें नहीं चढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो इसके लिए है ना, ये अपर लिमिट ली है इसके लिए है, ये एक्स के लिए है। तो कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो कितना, 3 - 3 का होल स्क्वायर अर्थात 0। ठीक, माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर, जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 होगा, अब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ये हुआ इसमें। ठीक है, ये 2 अपना बाहर कर दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, लोअर जब 1 रखूँगा यहाँ 1 तो -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस बीच में रहेगा ही। फिर आगे प्लस, यहाँ पर 1/2 बाहर। अच्छा, ये आप समझिए, जैसे ये पावर लगा दिए तो 2 बाहर है, कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर हो जाएगा। तो या तो आप पहले इसको बाहर करते जाइए, 1/2 नेशन हो जाएगा, पावर इसमें लगा दीजिएगा, यहाँ भी आप 1/2 बाहर कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये 1/2, तो ये 1/2 बाहर हुआ। अब ये कितनी, पहले 5 लिखेंगे, ये 1 से 3 में रख दिए, और 5, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बटे की वैल्यू नहीं रहेगी, बटे की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये इस प्रकार कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ जब हम रखे 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर 4, फिर -3 रखेंगे, 3 में से 3 गए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर इस वाले में देखिए, यहाँ पर भी 1/2 बाहर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ जब रखेंगे कितना, इस ध्यान दीजिए, यहाँ भी बाहर कर दे रहे हैं, इसी में ये कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट में कुछ मतलब नहीं है। अपर 5 लिखेंगे तो 5 में यहाँ रखेंगे, 5 में से 1 गए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 और -1 रखेंगे तो 1 में से 0 तो 0 हो जाएगा। ये आप समझिए इसको। ठीक है, अब ये होगा स्टूडेंट, ध्यान -12, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 - 4 प्लस हाफ है, 2 से कट जाएगा, तो 1 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4। फिर यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 8 16, तो कितना +8 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये 2 से इसको काट दिए, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 कट जाएगा, तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। यहाँ से 2 1 9 2 2 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 + 8 8 2 10 2 12। इस प्रकार से स्टूडेंट 12 जो है इसका, इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, इसको समझिए। ये हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट में इसको तोड़ते हैं, 3 है, इसीलिए 1 से 3 में, फिर 3 से आगे जितना अपर तक हो, 5 तक है, तोड़ दिया। इस वाले में हमने बताया कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 ही है और 1 से स्टार्ट भी है, इसलिए इसको नहीं तोड़ना पड़ा। 1 से 5 पूरा उसी पर लिख दिया। अब 1 से 3 में माइनस हो गया, वो आपने डिफिनेशन में समझा दिए हैं मार्ट की। अब इस प्रकार से टूट गया ये। अब ये जो हमने कहा, जो भाई जितना पावर एक जोड़ते हैं, 1 है, 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, और उसी 2 का भाग होगा, तो वो 2 जो है यहाँ क्यों लिखा जाए, 2 बाहर कर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, इसलिए हम बाहर कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट लगा देंगे 1 से 3 तक,
नहीं आप बटे अंदर लिखे रहेंगे तो आप समझेंगे 2 में पावर 3 8 लग जाएगा, इसलिए बाहर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर ये है 1/2, इसके लिए वैसे होगा 1/2 ये, और x - 3 का होल स्क्वायर है ना, उससे हो जाएगा, और पावर लगाएं 3 से 5 लिमिट हो जाएगी। ऐसे इसके लिए 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ माइनस को प्लस बना दिए हैं ताकि चिन्ह बदल जाए, इसमें दिक्कत नहीं। ये माइनस वाला ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, पावर 2 और लिमिट 1 से 5 हो गया। अब सीधे अपर लिमिट, पहले आप जानते हो अपर लिमिट रखते हैं x की में, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो इस प्रकार रखते चले गए, है ना। ये अपर लिमिट 5 5 - 3 गए 2 2 का स्क्वायर 4, फिर -3 माइनस करके ये माइनस करके 3 रखेंगे, 3 - 3 के 0 डाट लिख दिया हमने। ऐसे इसके लिए भी कर दिया, इस प्रकार हल कर दिया, तो 12 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, इसके सावधानी पूर्वक पढ़ें। इसी प्रकार से इसकी लिमिट चेंज होकर के दूसरे कई सवाल बन सकते हैं, आप लोग इस प्रकार के और क्वेश्चन अपने से बना के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखिए, इफ फंक्शन f(x) इज इक्वल साइन स्क्वायर x एंड कंपोजिट फंक्शन g(f(x), एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें डबल फंक्शन संयुक्त रहे, इज इक्वल टू है साइन x का मॉड, देन फाइंड gx। ये आपको स्टूडेंट बताना। देखो बहुत ही अच्छा और सरल क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे क्लास 12 में हो, CBSE बोर्ड का हो, चाहे JEE मेंस में भी हो। इन्हें सोचे JEE मेंस में ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं आते ये भी है स्टूडेंट, इस टाइप के आते हैं, इसे थोड़ा सा और जटिल बना के आते हैं, सब समझते चलिए। तो फंक्शन इस प्रकार दिया हुआ है, ये और ये दे दिया है, तो आप इसको लेके चलें पहले, फिर उसमें इसको रखना पड़ेगा, gx बताना है। तो जैसा आप जानते हैं g(f(x) इसको लिखा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू साइन x का मॉड है, ठीक है, साल है, समझिए। अब इसके बाद देखें, ये जो मॉड लिखा हुआ है, इस मॉड को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का रूट लगा सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप जानते भी हो, जैसे कहीं a² हो, ठीक है, तो a² इसको तो हम कहते हैं मॉड ऑफ a² भी कहते हैं, ठीक। और अगर इसमें रूट लगा हो तो ये भी रूट हो जाएगा ना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये ए इसमें से मिलेगा, ए इसमें से भी मिलेगा, तो कहने का मतलब ये रूट से स्क्वायर कट भी जाता है, तो जितने मॉड होते हैं मॉड को इसमें लिखा जाता है साइन स्क्वायर रूट, इस प्रकार से, ताकि स्क्वायर है पॉजिटिव वैल्यू देगा, इधर ही लिखा हुआ है। अब आप समझें ये क्या चीज़ है, ये आपका क्या चीज़ साइन स्क्वायर x है ना, या f(x) है साइन स्क्वायर x है, तो यहाँ g लिख देते हैं, और f(x) के स्थान भर देते हैं साइन स्क्वायर x, ऐसा लिख देते हैं, ठीक। तो आप देखिए इसको इसको x मान लीजिए, gx बराबर √x², इसको x जब इसको x माने हैं तो ये भी x हो जाएगा, तो gx बराबर √x²। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x दे देगा, इसका मतलब ये होगा कि g इसलिए करके, इसलिए gx इज इक्वल टू √x, ये इसका क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसी बात अगर x के स्थान में, यहाँ साइन स्क्वायर के स्थान में कोई दूसरा होता, मतलब कहने के बाद जैसे ये इधर आए वैसे इसको बनाना होगा, तभी जाकर उसके बराबर रख देंगे। जैसे मतलब कॉस स्क्वायर होता, इधर भी कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर इधर भी tan स्क्वायर है, x² हो तो इधर भी x² हो, तो उसको हम उसके स्थान में x मान लेंगे, तो इस प्रकार से gx बराबर √x हो जाएगा। तो यही इसका स्टूडेंट आंसर हो गया, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है, ध्यान दे इसको, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप उतार लीजिए ध्यानपूर्वक और फेयर बना के इसको सब समझिए ठीक से, वीडियो रोक करके ठीक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, एक्स नॉट इक्वल -1, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। स्टूडेंट, इनमें इनवर्स फंक्शन है जिसको हम प्रतिलोम फलन कहते हैं, व्युत्क्रम फलन भी कहते हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन आपको बताना है यदि फंक्शन एफ एस गिवन रहे तो आप समझें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एफ एक्स को वाई के बराबर मान लेना चाहिए। और जानते हो भी एफ एक्स वाई होता है तो इसको हम वाई मान लेंगे। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम x को y के फॉर्म में इसको बनाएंगे, इस इक्वेशन में x को माने x लेफ्ट में रहे और y के पद में दाहिनी ओर हो जाए, यानी x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब हम ये माइनस एक्स है तो इसको इधर ला लें और x कॉमन भी हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो जब 1 प्लस वाई, ये y उधर चला जाएगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई, ये हो गया। अब स्टूडेंट समझिए x को क्या लिख सकते हैं। जैसा आप जानते हो कि एफ एक्स बराबर वाई होता है ना, जानते ही आप लोग। तो x बराबर क्या होगा, ये f नीचे ऊपर जाएगा, इधर से हटेगा यहाँ से तो उधर इन्वर्स चढ़ेगा, समझ जाएंगे, बटे आएगा, ऐसा मान लिया करिए कि नीचे आए, नीचे से ऊपर जाएगा, इन्वर्स हो जाता है। तो ऐसे जब लिखने का तरीका ये, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई होता है। वैसे आप ऐसे ज़्यादा वेन डायग्राम जान सकते हैं, जैसे एक्स है, एक्स का फंक्शन एफ के द्वारा अगर इसमें हो रहा है क्या चीज़, एफ एक्स हो रहा है, माने एक्स लेकर के इस फंक्शन के द्वारा, जो इस फंक्शन के द्वारा एफ एक्स क्या एफ एक्स मिल जाएगा, और एफ एक्स क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि यही तो डोमेन में होगा, एफ एक्स बराबर वाई हो जाएगा कि इसका ये को डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए वाई कहेंगे इसको। अब यहाँ से अगर एक्स निकालना चाहें, मन उल्टा चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो जब एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर ये निकालेंगे तो क्या एफ इनवर्स माने एफ एक्स वाई है, तो एक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, है ना। एक्स निकालेंगे तो उधर चलेगा तो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। तो वैसे ही है, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ ये हो गया, तो हम एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई, तो लिखेंगे एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा नहीं, इस सब बात को ध्यान दीजिएगा, है लेफ्ट टू राइट, मैंने डोमेन से को डोमेन तरफ बना और फिर को डोमेन से फिर डोमेन तरफ आ गया इस प्रकार से। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बटे 1 प्लस वाई। और हमको क्या बता, एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो देयरफॉर वाई के स्थान में एक्स बैठा दीजिए, इसलिए एफ इनवर्स वाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यही पूछा जा रहा है, एफ इनवर्स एक्स, ये निकल आया। अब ध्यान दीजिए, यही चीज़ एफ एक्स भी है, देखिए एफ एक्स भी 1 माइनस एफ 1 प्लस वाई एक्स आ गया है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि एफ इनवर्स एक्स का मान होगा एफ एक्स के बराबर कि नॉट इक्वल, या और कोई दौड़ दे सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आया इनवर्स भी वही आया जो एफ एक्स है, तो ये तो आंसर हो गया, और जो किसके बराबर है, जो कि एफ एक्स के यहाँ पर बराबर भी है, क्योंकि यही चीज़ एफ एक्स भी है। तो इसका यहाँ मतलब एफ इनवर्स एक्स हो गया 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसको आप लोग ठीक से उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको अभी प्यारे बच्चों ने सोचिए कि क्वेश्चन छोटा है, सरल है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर समझिए। द नंबर ऑफ रियल, द नंबर ऑफ रियल है, रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है साइन ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 द पावर एक्स प्लस 2 द पावर माइनस एक्स। ये है क्वेश्चन, इसको आप लोग समझें
नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिया है इधर देखिए एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है और जबकि इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्म में है। और इसका रियल सॉल्यूशन संख्या पूछा कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। अब स्टूडेंट इसको ध्यान से समझें, इसमें जो राइट टर्म है वो ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, आप लोग जानते हो, धनात्मक वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब कभी पॉजिटिव वैल्यू हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू हो और एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों ने 11th में पढ़ा है AM ग्रेटर देन GM, AM GM और HM में संबंध पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आर ग्रेटर देन आर इक्वल हार्मोनिक मीन। समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य से। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ तो हरात्मक की बात नहीं है, यहाँ दोनों ये लेके चलना है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, जो ये हमने कह दिया कि पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए कहा जब से गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो रूट AB होता है, तो जब रूट रहेगा, अब अगर कोई इसमें निगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, जो कि इमेजरी हो जाएगा, हमको तो रियल बताना है, तो वहाँ पे वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो दोनों संख्याएं रहें, जो दोनों टर्म रहें, तभी इस AM GM लग सकता है ये फार्मूला, जब दोनों पॉजिटिव रहें। ठीक है, क्यों अगर नहीं रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो पॉजिटिव रहने चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट रहने चाहिए, तभी ये AM GM लगता है, यहाँ पर यही लगेगा। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो चूंकि आप लिखेंगे सर्वप्रथम, चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट कि AM ग्रेटर देन आर इक्वल GM, ये समझिए, इसलिए पहले इसको लेकर चलेंगे। तो इसके कितने टू टर्म हैं, तो लिखेंगे टू द पावर x प्लस टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल, इन दोनों का गुणोत्तर माध्य कैसे होता है, टू द पावर x इन टू द पावर माइनस इसका रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दो इसको, अब ये प्लस में है, ये माइनस है, तो क्या हो जाए, दोनों कट जाएंगे ना, तो कितना होगा 1, 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। इधर कितना होगा, टू द पावर x प्लस टू द पावर माइनस x डिवाइड वाला 2 तिरछा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, 1 है यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटे वाला तो तिरछा गुणा करा दिया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये जो टू द पावर x प्लस टू द पावर माइनस x है, ये जो है 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू माने ये हमारा 2 से बड़ा हुआ, ये बता रहा है नंबर, चाहे इसको 1 मान लीजिए। अब लेफ्ट में आ जाइए, लेफ्ट में क्या है, साइन ई टू पावर x। अब ये साइन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये एक्सपोनेंशियल लिख दिया गया है। ये वैल्यू हमेशा आप जानते हैं साइन x का मान हमेशा -1 से +1 तक होती है, चाहे यहाँ एंगल में कुछ भी हो, लेकिन साइन हो चाहे कास हो, उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 तक होता है। इससे स्पष्ट स्टूडेंट कि लेफ्ट साइड का जो फंक्शन है वो -1 से +1 तक है, जबकि राइट वाला फंक्शन 2 से बड़ा या बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट में कम है, एक के अंदर है -1 से +1 है, और राइट में 2 से ज़्यादा या 2 से बराबर है, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, इस दिए गए सॉल्यूशन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि इधर -1 से +1 आ रहा है इस वाले में नंबर 1 में, और नंबर 2 में, नंबर 1 में 2 से बड़ा है, और नंबर 1 में जो है 1 और ऋण 1 और धन 1 के बीच में है, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, इसलिए नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया, लिख लेंगे इसकी लैंग्वेज। ध्यान दें, ये 2 से राइट का 2 से बड़ा है और लेफ्ट में 2 से कम है, तो फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम और फर्स्ट एंड सेकंड से स्पष्ट है कि इसमें कोई भी इस सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि राइट में 2 या 2 से ज़्यादा है, जबकि लेफ्ट की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में है। अब इक्वेशन है बराबर होना चाहिए, जबकि बराबर नहीं है, इसलिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ठीक से नोट कर लीजिए, इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को हम 5वां बताने जा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी समझिए। इसमें ट्रिक भी एक बताएंगे आप लोगों को।
ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इसको ध्यान से समझें। इफ़ ए इज इक्वल A0 -1 और B, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रो और कॉलम की संख्या समान है। देन फाइंड ए इनवर्स का मॉड, ये आपको बताना है। इसको देखिए स्टूडेंट, ए इनवर्स निकालना है, फिर उसका मॉड कर देना है। ये 2/2 की है ना, इसमें 2 रो भी है और 2 कॉलम भी है। इसको हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, आप जानते हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले ए इनवर्स बताना है तो इसका आपको क्या बताना चाहिए, मॉड बताना चाहिए, मॉड लेने चाहिए, माने इस मैट्रिक्स का प्रसार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसार में हो सकता कभी 0 आ जाए उसका मान, तो उसमें ये कहेंगे ए इनवर्स यहाँ पर निकालना संभव ही नहीं होगा। इसलिए प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले इसका मॉड ले लिया जाए, मॉड निकाल लिया जाए, माने एक्सपेंशन है इसका मतलब, इसका एक्सपेंशन। तो कैसे, मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लिकेशन माइनस करके सेकेंडरी विकर्ण यानी डायगोनल का मल्टीप्लाई करके रखते हैं। तो मुख्य विकर्ण क्या है, ए बी है, ए और बी गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। सेकेंडरी में कितना होगा, माइनस बीच में होता ही है, अब -1 को 0 से करोगे तो 0 ही जाएगा। तो कुल मिला कितना हुआ, ये ए बी हो गया, है ना, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए बी हो गया। अब ए इनवर्स सबसे पहले आप जानते हो कि ए इनवर्स होता क्या है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाए। अब ये एडजॉइंट क्या है, जिसको हिंदी में सहखंडज कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, तो ये सहखंडज आव्यूह है क्या। वैसे तो पूरा विस्तार से आप जानेंगे, तो जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट हो रो कॉलम में, उनके पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर से प्राप्त मैट्रिक्स बनाते हैं, रख करके जहाँ जिस स्थान से कोफैक्टर बने उसी पर रखते जाएंगे। कोफैक्टर से मैट्रिक्स, कोफैक्टर से प्राप्त मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रूपांतरण है, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में जब कर देते हैं तब जाके एडजॉइंट प्राप्त होती है। कैसे करेंगे तो पहले समझ लीजिए, पूरा विस्तार से आप पढ़े भी होंगे, यहाँ हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे ताकि इतना समय आपका ना लगे, समय बचत हो जाए। तो एक 2/2 ऑर्डर के लिए हम ट्रिक बताएंगे एडजॉइंट निकालने का, और एक हम 3/3 ऑर्डर का भी आपको बताएंगे एडजॉइंट निकालने का। वैसे इसका हम पिछले वीडियो में, काफ़ी पीछे वीडियो में मैट्रिक्स में हमने बताया हुआ है, 1 2 3 4 नाम दे करके उसका नंबर दिया गया है, लेक्चर दे करके हम उसको ट्रिक बताए हुए हैं 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट बताना सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो यहाँ ट्रिक ये है कि अगर 2 ऑर्डर का है तो उसका एडजॉइंट निकाल, सुपर ट्रिक ये है कि मुख्य विकर्ण का आप इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, माने बी को ए के स्थान पे, ए को बी के स्थान कर दीजिए, और सेकेंडरी विकर्ण का जो डायगोनल का जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो बस वही एडजॉइंट हो जाता है 2/2 का, ठीक है। अब फिर 3/3 का हम नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे, और पिछले वीडियो में बताया भी गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एडजॉइंट, ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक ये हुआ, तो हम शॉर्ट यहाँ लिखे देते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। एडजॉइंट में मुख्य विकर्ण का इंटरचेंज, यानी बी यहाँ कर दें, ए यहाँ कर दें, और सेकेंडरी विकर्ण के साइन चेंज, साइन चेंज मतलब चिन्ह बदल देंगे, जो एलिमेंट है माइनस है तो कितना हो जाएगा, +1, और ये 0 तो 0 में 0 ही रहेगा। तो ये होता है मुख्य विकर्ण को, एलिमेंट को बदल दीजिए और सेकेंडरी के चिन्ह बदल दीजिए, जो एलिमेंट है उसका साइन बदल दीजिए, ये क्या हो गया, ये एडजॉइंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो एडजॉइंट बता दिए। फिर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ कितना निकला है, ए बी निकला है, ठीक है, आप समझ गए ना इसको। जैसे हम एक और आपको समझा रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ए लिखी हो, माने 1 2 -3 और 4 ये लिखा है, आपसे कहा जाए इसका एडजॉइंट बताइए, एडजॉइंट ऑफ है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको बहुत समय नहीं बर्बाद होगा, तुरंत 1 सेकंड में कह दीजिए मुख्य विकर्ण के इंटरचेंज, यानी 4 1 या 1 यहाँ कर दीजिए, और सेकेंडरी साइन चेंज, -3 तो +3 हो जाएगा, और 2 है तो -2 हो जाएगा, बस मतलब 3 और ये -2 और ये 4 यहाँ 1, ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से कर लेते, वही हमने कर दिया। तो ये अब क्या निकल आया, ए इनवर्स निकल आया। अब कहता है ए इनवर्स का मॉड बताइए, मॉड माने प्रसार करना, इसलिए ए इनवर्स का जब मॉड बताएंगे, इसका मतलब इसका मान बताना, इसका प्रसार कर देना, मॉड लगे। इसका पर कैसे निकलता है, मुख्य विकर्ण का गुणा, फिर माइनस करके सेकेंडरी विकर्ण गुणा करके रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी कितना हो जाएगा, ए बी और -0, ये ऊपर से मिल जाएगा, और ए बी तो यह है ही इसका मॉड, क्या इसका तो वही होगा। इस प्रकार से ए बी से भी कैंसिल आउट, तो कितना होगा 1। इस प्रकार से ए इनवर्स का मान कितना हो गया, 1, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ए इनवर्स ज्ञात हो गया, इसको भी समझ लीजिए ठीक से आप लोग।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को 6 बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझ लें, अवतार लें, तो हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू अर्थमेटिक मीन AM लिख दिया हूँ शॉर्ट में। इफ़ टू अर्थमेटिक मीन, उसका नाम दिया है A1 एंड A2। ये अर्थमेटिक मीन है A1 A2 बिटवीन को B/W लिख देते हैं, बिटवीन को, ठीक है। बिटवीन A एंड B, A और B दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में A1 A2 दो अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य है, उसके बीच के एलिमेंट हैं। इसी प्रकार से एंड टू ज्योमेट्रिक मीन, उसका नाम दिया गया है G1 और G2 दिए हुए हैं। किनके बीच में? बिटवीन A एंड B, ठीक है। देन फाइंड, तब आपको बताना क्या है, देन फाइंड A1 प्लस A2 डिवाइड बाई G1 G2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको आप समझें स्टूडेंट, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको रूल बता दें, इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे जिसे आप लोग अच्छे से कर लें। स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें जैसे A और B दो एलिमेंट हैं, इनके बीच में A1 A2 करते हुए मान लो AN टर्म बीच में जो जिसके माध्य हैं, माने अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक समांतर माध्य, यानी A और B के बीच में AN मध्य पद लिखे गए हैं। समांतर क्यों कहा? इन दोनों के बीच सब अंतर जो है बराबर चलते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाए जो A और B के बीच में n समांतर मध्य पद है, इनका जो n समांतर मध्य पद का योग क्या होता है, अर्थात A1 प्लस A2 करते करते AN है, इनका योग क्या होता है? तो सीधे प्रथम पद और अंतिम पद, इन दोनों का योग का माध्य कर दीजिए, माने समांतर माध्य ले लीजिए, A प्लस B/2, और जितने टर्म अंदर हों उससे मल्टीपल कर दीजिए। तो कितने टर्म है? 1 से लेके n तक n टर्म हो तो n हो जाएगा। यही स्टूडेंट A और B के बीच के n समांतर मध्य पदों का योग का फार्मूला बन गया, n इंटू A प्लस B/2, माने दिए गए दो संख्याओं के समांतर माध्य का n गुना होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से अब यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर तो A और B के बीच में दो ही संख्या है, कौन है? A1 और A2 दो ही संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? इन माने दोनों का योग क्या होगा? बीच के A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा? इन दोनों का समांतर माध्य यानी A प्लस B/2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 ही हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 होता 3 से गुणा कर देते, तो 2 से 2 कट भी जाएगा, कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 बराबर हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। इस प्रकार समझे रहिए। इसी प्रकार स्टूडेंट अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए चलिए, मान लिए A और B के बीच में G1 G2 करते हुए Gn गुणोत्तर माध्य है, तो इन गुणोत्तर माध्य में इन A और B के बीच में इन n गुणोत्तर माध्य पद का गुणा कहेंगे। गुणोत्तर के लिए गुणा समांतर के योग, ठीक है। तो कैसे कहेंगे? G1 इंटू G2 इंटू Gn, ये n मध्य पदों के गुणनफल, ये क्या होता है? इन दोनों संख्याओं के गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है? दोनों के गुणा करके अंडर रूट कर देते हैं। अब यही समझ लीजिए स्टूडेंट, जैसे ये A और B दिया गया, गुणोत्तर माध्य निकाला गया, रूट में है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव रहनी चाहिए, तभी उसका गुणोत्तर माध्य बनेगा, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य, और जितने अंदर टर्म है यहाँ पर गुणा होता था, यहाँ वो पावर घात में चढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है, गुणोत्तर के लिए। तो A और B के बीच में n गुणोत्तर मध्य पदों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणोत्तर माध्य का n पावर होता है, n घात होता है, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कितना है? यहाँ A और B के बीच में 2 ही है, एक G1 है और एक G2 है, तो कितना हो जाएंगे गुणोत्तर माध्य? बताइए इनका, इन दोनों संख्या मैंने यहाँ G1 इंटू G2 बराबर क्या हो जाएगा? देन इम्प्लाइज कर देते हैं, क्या हो जाए? उन दोनों संख्याओं के गुणोत्तर माध्य का कितना पावर लगेगा?
तो बोलिए 2। क्यों? क्योंकि 2 ही संख्या है, n संख्या थे तो n पावर लगाए, 2 संख्या तो 2 लग जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कट भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। ये आपको समझना है। अगर 3 मध्य पद हो गए तो पावर 3 लग जाता, 5 होता तो पावर 5 लग जाता। ठीक है, ये समांतर के लिए बताए, ये गुणोत्तर को याद कर रखिए। अक्सर पूछता है, एक बार लिख देगा 3 और 50, ऐसा कोई संख्या हो सकता है। 3 और 50 के बीच में 25 समांतर मध्य पदों का सम बताइए। 3 और 50 के बीच, तो 3 और 50 के बीच 25 समांतर माध्य योग बताना है। तो कहें 3 और प्लस 50 और बटे इन दोनों समांतर माध्य का, और अंदर कितना 25 संख्या है तो गुणते 25 कर दें, बस इसे हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो बस केवल यही दो संख्या पता रहे तो बीच की जितनी संख्या का योग पूछो या गुणा पूछे तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको तरीका बता दिया ताकि आप याद रखें। अब सवाल पर चलते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जब 2 संख्या है तो इसका मतलब A1 प्लस A2 कितना हुआ? A प्लस B होगा। अब यहाँ गुणोत्तर में कितना हो? G1 G2 कितना हो? AB होगा। बस अब ये इसका पूछा है, इसका मतलब उत्तर क्या हो गया? ये तो बिल्कुल सरल हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? A1 प्लस A2 कितना होगा? A प्लस B। G1 इंटू G2 कितना होगा? AB। बस ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे चाहे बटे में कर सकते हो, भाग करोगे तो ये कटेगा तो 1 बटा B होगा, यहाँ से B वाला कट जाएगा तो 1 बटे हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 बटा A प्लस 1 बटा B, चाहे ये कहें और चाहे यही कह दे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। इसमें योग करके पूछ सकता है, आप ध्यान दें, इसको किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, विभिन्न कंपटीशनों में काम आएगा, ध्यान से समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं। कर्व y इज इक्वल e टू पावर x एंड y इज इक्वल टू e टू पावर माइनस x एंड एक सरल रेखा है ना, सरल रेखा है। वो सरल रेखा का नाम, सरल रेखा क्या है? x इज इक्वल टू 1 से घिरा हुआ, जो एरिया घिरा जाए उसके द्वारा घिरा हुआ एरिया बताना है। घिरा हुआ क्या चीज़? एरिया फाइंड करना। उसके द्वारा जो शेडेड एरिया, जितना छायांकित एरिया बताना है आपको, क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। अब ये एरिया से रिलेटेड है स्टूडेंट। आप लोग जानते हो इसमें जितने क्षेत्रफल निकालना होता है तो समाकलन से निकलता है, क्योंकि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो, समाकलन बड़ा करने के लिए होता है। कोई ये बड़ा बताना हो तो समाकलन करो, इंटीग्रेशन करो, और छोटा करना हो तो डिफरेंशियल करो, क्योंकि सम माने होता है जोड़, योग करना। तो जोड़ करोगे, योग करोगे तो बड़ा आएगा, ये भी ध्यान रखिए। और डिफरेंशियल, डिफरेंस करना, घटाना, तो घटना छोटा आएगा, कम से कम आएगा, इसको समझे रहिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 कर्व और x/1 भी दे दिया है, एरिया बताना। देखिए सबसे पहले आप फिगर बनाएं और ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, फंक्शन है, इसका ग्राफ खींचें। तो y बराबर e टू पावर x स्टूडेंट, इसका ग्राफ कैसे होगा आप समझ लें। y बराबर e टू पावर, इसका ग्राफ कैसे होगा? अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा? e टू पावर 0, जिसका मान 1 होता है। अगर x का मान मैं 2 रखूँ तो कितना? e टू पावर 2 हो जाएगा। और e टू पावर 2, e का मान ही समझ लीजिए 2 और 3 के बीच में होता है। अगर मैं 2.7 और भी मान लूँ तो लगभग 8 आएगा, 8.5 आएगा। हम 9 भी मान लेते हैं, इसको 9 मान लिया, लगभग 9 मान लिया, यानी 8.5 मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो इतना हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 2 पॉइंट बहुत हो गया, माने क्या कौन कौन पॉइंट मिला? जब x का मान 0 रखा तो 1 मिला। अब जहाँ x का मान 2 रखा तो 8 कहो या 9 कहो, कुछ भी कहो, चलो 9 कह देते हैं। ठीक है, कह दिए, कुछ भी कह सकते हो, समझ लेना। इसका मान एग्जैक्ट 2.7 होता है। 2, इसके लिए एक्सपोनेंशियल का मान कितना होता है? e का मान 2 और 3 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हो आप। हाँ, तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चे उसको ध्यान समझें। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा इसमें। तो ये मैं ग्राफ बता, ऐसे आप उसका भी कर लेंगे, इसका e टू माइनस s का। तो इसको 0 माने x की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगा। तो y का मान 1, तो x में जो 0 है तो y का मान यहाँ तक मान लेता हूँ। अब जैसे x का मान 2 होगा तो 9 हो जाए। 2 कहाँ मिला इसका मान?
यहाँ ये 1 है, ये 2 हो गया, तो y का मान 9 ऊपर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, अच्छा जैसे पीछे जाओ कम होता जाएगा, कहने मतलब ये इसका ग्राफ ऐसे होगा स्टूडेंट, ये इस प्रकार से बनेगा। ये कहा e टू पावर x का ग्राफ, और e टू पावर माइनस ग्राफ ध्यान दीजिए ठीक इसका उल्टा बनेगा। वो कैसे होगा? ऐसे, ठीक है, ये ऐसे नीचे की वाई है, आप मान रख के देख सकते हो, निकाल लें। तो ये यहाँ पर दोनों मिलेंगे, यहाँ पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। एक तो ये हो गया, ये कहेगा है e टू पावर माइनस ग्राफ हो गया। अब इसके बाद देखिए एक और x बराबर 1, तो x वो कितना मान ले, ये मान इतना, तो 1 हो गया। ऐसे लाइन खींचे थे, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1 की लाइन। तो ये कर्व और ये कर्व और ये लाइन से घिरे भाग का एरिया बताना है। तो कितना भाग घिरा होगा? ये भाग घिरा हुआ है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसका स्टूडेंट क्षेत्रफल बताना है, तो ध्यान दीजिए ये अपर ऊपर वाला कर्व है, ये निचला वाला कर्व है, ठीक है। और लिमिट इसमें निकालना होता कि लिमिट कहाँ से कहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट चलेगी। तो देखो ये यहाँ तक 0 है, ये अधिकतम मान कितना जा रहा है? 1 तक जा रहा है, ऐसे लाइन खींच सकते हो, ये 1 होगा यहाँ से, तो 0 से लेके 1 तक लिमिट हो जाएगी। और एरिया बताना है तो इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दे, समाकलन जिससे निकालता है एरिया। अब रही बात ये कि कौन कौन कर्व भाग लेगा इसमें, तो अपर कर्व ऊपर वाले में और नीचे वाला कर्व घटा देंगे, क्योंकि ये एरिया का मतलब अगर e टू पावर x कहेंगे, इसका मतलब समझो यहाँ से यहाँ पूरा ये भाग का क्षेत्र होता है, ये यहाँ से ये पूरा। अब ये वाला भाग हमको निकालना, घटाना होगा, इसलिए ये वाले नीचे घटा देंगे। तो कैसे होगा इसका एरिया? एरिया निकालना, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से चलेगी? 0 से 1 तक, x अक्ष पर 0 से 1 तक, और e टू पावर x मान ये वाला कर्व हुआ। तो ये जो हम अगर लिख देते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? x अक्ष तक हो जाएगा। तो हमको ये तो हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि इतने का बताना है, इतने का आपको बताना है, तो माइनस कर देंगे। कौन सा कर्व? ये वाला कर्व। तो कितना होगा? e टू पावर माइनस x, ठीक है, ये होगा। ये स्टूडेंट इंटीग्रेशन का तरीका है एरिया ज्ञात करने का। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन हम बताएंगे धीरे धीरे करके एरिया ज्ञात करने का, तो आपका आराम से आ जाएगा। विभिन्न प्रकार समझते चलिए थोड़ा थोड़ा कर। अब हो गया, इस प्रकार से होगा, ये अपर में कर्व हुआ, लोअर कर, अपर में लोअर घटाना पड़ता है, माइनस करती है, और लिमिट लगाना पड़ती है, लगानी पड़ती है, इस प्रकार से एरिया निकल आता है। तो अलग अलग कर दीजिए, 0 to 1 e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x, 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन वही होता है, आप जानते हो, लिमिट लगाओगे 0 to 1, इसका e टू पावर माइनस x, माइनस का फिर से तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, जानते हो, 0 to 1 ये हो गया। अब अपर लिमिट चढ़ाओगे तो e टू पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e टू पावर 0, फिर प्लस अपर लिमिट 1 करोगे तो -1 हो जाएगा, e टू पावर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये e टू पावर 1 ही होगा, और ये किसी भी संख्या में 0 1 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा? e टू पावर -1 ही लिखा रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस है, जुड़ जाएंगे, कटेगा तो नहीं, तो क्या हो जाएगा? e प्लस ई इनवर्स अब -2, ठीक है, ऐसा लिखिए, चाहे बस यही ठीक उत्तर, यानी इसको नीचे ला सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। यही स्क्वायर यूनिट, क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा हूँ? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग होता है, लंबाई चौड़ाई 2 बातें होती हैं, इसलिए स्क्वायर यूनिट। मीटर सेंटीमीटर तो पता नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। इस प्रकार से ये कर्व है और ये x अक्ष है, इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल नाम दे सकते हो। यहाँ पर कुछ लिख दो, मान लिया O लिख दिया, या यहाँ P लिख देते हैं, P लिख दिया, Q लिख दिया, यहाँ R है। इस पर एरिया क्या कहेंगे? एरिया है PQR का एरिया ज्ञात करना है, PQR भाग का क्षेत्रफल। इस प्रकार से इंटीग्रेशन मेथड से निकल आता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, बस अगला क्वेश्चन आपको मैं एक होमवर्क के तौर में दूंगा, है ना, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ध्यान से समझें और उसका आप लोग निराकरण करें कि कैसे वीडियो आपको लगा, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे तो हमारा वीडियो बहुत अच्छे से आपको जमेगा। हर बात हम छोटी से बड़ी बात सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा विशेष उद्देश्य है कि हम आपको अधिक से अधिक अच्छा पढ़ाएं। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इफ़ इंटीग्रेशन in इज इक्वल टू 0 to π/4, ठीक है, tan an x dx, तो आपको बताना क्या है, in प्लस in -2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to 90 और π/4 45 है, tan पावर an x dx, तो in प्लस in ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पूछेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आप लोगों से प्यारे बच्चों कहना है कि वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखा करें और एक एक बात समझें। जहाँ कोई प्रॉब्लम अवश्य पूछें और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मैं डेली एक एक वीडियो बनाता रहता हूँ तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए जो स्टूडेंट ना किए हों, और अपने और इष्ट मित्रों को भी बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।